इन दोस्तों, आपका स्वागत है आरका यूपीएससी कोचिंग में। लास्ट वीडियो हमने ख़त्म करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 पे। अब हुआ क्या, 1947 आया, हमको आज़ादी मिली। भारत जब आज़ाद हुआ उसके आगे की कहानी अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, हमको आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी को हमने किस प्रकार से देखा। अब होता क्या है कि इसके फीचर्स आपको लिखना आएंगे। तो इंडियन फीचर क्या हुआ था, जब आज़ादी मिली है ना, तब दो स्टेट्स बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब 1947 एक्ट पास किया गया, उसी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, उसी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया एंड द ब्रिटिश रूल। और इंडिया जो है वो क्या बना, इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र बना और सॉवरेन स्टेट बना। मतलब वो किसी भी दूसरे बाहर के कंट्री के दबाव में आके वो अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएगा, वो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट बन गया। कब बना, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही ये एक्ट पास हुआ उसने दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दो स्टेट बने उस टाइम पे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि हमारा बेटा कहा जाता है। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, और उसका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947। किसका, पाकिस्तान का। ठीक है, अब देखो, जब कोई भी कंट्री बनती है तो उसको चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास जो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम भारत का संविधान भी कहते हैं, तब अब भारत के संविधान में सारे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, सब चीज़ लिखा हुआ है क्लियर कट जी, है ना, जिसके अनुसार भारत की चलता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। ठीक है, तब हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन। अब हुआ क्या कि दोनों स्टेट को बोला गया, या तो आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, या तो किसी और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लो। तो इंडिया ने क्या किया, ठीक है, तो इनको क्या किया, पावर्स दी गई कि आप फ्रेम कर लो, खुद का बना लो, या एडॉप्ट कर लो दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये इनके सामने प्रस्ताव रखा गया। ये उस समय की फोटो है, इनको आप जानते होंगे, जिन्ना जी, और इनको देंगे चाचा नेहरू हमारे प्यारे। ठीक है, माउंटबेटन के साथ कि भैया दो डोमिनियन है, आपको पाकिस्तान मिला, आपको इंडिया मिला। ठीक है, टू नेशन थ्योरी, जो कि पाकिस्तान को धर्म के नाम पे बनाया गया, और आप अभी देख सकते हैं कर्ज में डूबा हुआ है। अभी आज ही पेपर में न्यूज़ आया कि IMF ने 3 अरब डॉलर्स की कर्ज दिया है पाकिस्तान को। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये उस समय की तस्वीर हैं जब भारत का विभाजन हो रहा था। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी उस विभाजन में, जो कि सैड था, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर था। आप ठीक है, अब देखेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या है कि डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। कब किया गया था पहली बार, 1934 में। किसके द्वारा, MN रॉय के द्वारा। ये सब आप मेंस के आंसर राइटिंग में आप लिखोगे आराम से, एक एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि पहली बार डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करो। किसके द्वारा, MN रॉय के द्वारा, जिसे हम पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि दूसरा था, इनिशियली जो कॉलोनियल अथॉरिटीज थी वो रजिस्ट किया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि भारत का खुद का संविधान बने, तो उन्हें रजिस्ट किया, वो नहीं बनाने देना चाह रहे थे। ठीक है, वही लिखा है ना कि इन्हें रजिस्ट किया, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान ना बने। अंग्रेज नहीं चाहते थे, अगर भारत का संविधान बन जाता तो भारत के लोगों को भी पावर्स मिलती, डेमोक्रेसी आती, और उनका रूल कैसे चलता, इसलिए वो रजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, और आखिरी में जाके जब हमने पहली बार डिमांड किया था 1934, तब से डिमांड चलती आई, और आखिरी में जाके इसे एक्सेप्ट किया गया प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफ 1940। ठीक है, 1940 में इसे एक्सेप्ट किया गया, जिसे हम अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, अब 1942 में क्या हुआ, ब्रिटिश की सरकार ने अपना कैबिनेट मेंबर को साइन किया भारत। ठीक है, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, बात करने के लिए। क्या नाम था उसका, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 हुआ था। उनने साहब एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन भेजा था। ठीक है,
क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए ड्राफ्ट लेके कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस, जिसको टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अब हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आपको आज़ादी देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाए। तो अब इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने ऐसी कोई तारीख नहीं दी थी कि इस तारीख को हम भारत को आज़ाद कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से था कि इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब चेक तो है लेकिन इसमें कोई तारीख नहीं दी है ना, कि आप हमें वर्ल्ड वॉर टू में सहयोग करिए, हम आपको आज़ादी देंगे। तो इस प्रकार के जो क्रिप्स मिशन था उसको हमने रिजेक्ट किया था, ठीक है। ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन recommend the constitution of India should be framed by an elected constitutional assembly of Indian people, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मतलब इसमें ये लिखा था कि इंडियन पीपल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन में ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 किसके रिगार्डिंग है? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस, इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। हाउएवर दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। उस टाइम पे दो पॉपुलर लीग चल रहा था, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया उनने तारीख ही नहीं बताई थी ना कि कब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताने की आज़ादी देंगे, कब हमको आज़ादी देंगे, ठीक है। तो दोनों ही लीगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन 1942 यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे असेंबली के कुछ फोटोज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला था कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। 1947 एक्ट हुआ, उससे पहले एक और चीज़ हुई थी जिसका नाम हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946। अब इस मिशन को क्या, ये 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट प्लान दिया गया भारत को, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, ये भी फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टू ब्रिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग टू एन एग्रीमेंट, कैबिनेट डेलीगेशन ऑल्सो फेल टू ब्रिंग द, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस कैबिनेट मिशन प्लान में एग्री नहीं हुई थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वो भी फेल हो गया। हाउएवर इनने खुद का प्रपोजल दिया था, जिसने क्या किया था, 16 मई 1946 को इंग्लैंड में एज वेल एज इंडिया में खुद का एक प्रपोजल पास किया था, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। वाइल इट इज रिजेक्टेड आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट पुट फॉर द स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या हुआ था कि इनने बोला कि एक काम करो, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, लेकिन इन लोगों ने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्लान मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस प्लान के तहत ये बोला गया था जो लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो ही मेंबर्स को चूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये चीज़ तो सही थी। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके अंदर कौन कौन थे? एज पर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। इस चीज़ को आप नोट करिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे कब किया गया? 1946 नवंबर में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। देखिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है। जो अभी हम कहते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, हम हमारे नेताओं को चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, लेकिन प्रोविंशियल इलेक्टिव असेंबली में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये हुआ था जो उनके मेंबर्स थे उनने खुद ही अपने लोगों को चुना गया था, ठीक है। जब कि कौन कौन लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। ये लिखा है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के और टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। क्या हुआ था उस टाइम पे, कुछ राजा और महाराजा होते हैं जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, तो इन लोगों के राजा और लोगों ने अपने अपने लोगों को चुना कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे और आप अपनी बात असेंबली में रखोगे, ठीक है। उसमें वही लिखा है कि प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किया हेड प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। तो
तो अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की कुछ तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इस प्लान पे वो करते हुए कि इस प्लान ने कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, इनडायरेक्टली इलेक्ट करो मेंबर, कौन करेगा, जो प्रोविंशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स है वही लोगों को चुनेंगे, ठीक है। अगला है कि क्या होता है, देखो कि जब आप मेंस में आंसर लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको है ना, अगर कुछ चीज़ें तो उसका क्रिटिसिज्म भी लिखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट आता है, देन कंक्लूजन आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि क्रिटिकली एनालाइज करो, तो अगर आपको उसमें क्या उसकी गुड फैक्ट भी बताना पड़ता है, बैड फैक्ट भी बताना पड़ता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने ये तो बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो और आप अपने लोगों को चुनो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके क्रिटिसिज्म भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो पहला देखते हैं, हेडिंग है क्रिटिसिजम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हुआ क्या कि लोगों ने बोला कि भैया इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो इनने बोला कि ये हिंदू लोगों ने डोमेन कर रखा हुआ है कि ये जो भारत का संविधान बन रहा है इसमें ज़्यादातर हिंदू है, पहला बात। दूसरी बात लोगों ने ये बोली कि इसमें ज़्यादातर कांग्रेस लोग हैं, कांग्रेस वाले हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब क्या क्रिटिसिज्म है, देखिए। नॉट रिप्रेजेंट मास, मतलब इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो नॉट रिप्रेजेंट द मास ऑफ इंडिया बिकॉज इट रिप्रेजेंटेटिव वे नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब क्या बोल रहा है कि मास, नॉट रिप्रेजेंटेड मास, ज़्यादा लोगों इसके अंदर नहीं थे। क्यों नहीं थे, उसमें ये बोला गया कि भैया जो सिलेक्शन हुआ है लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो किस लिए हुआ है, क्योंकि वो कैसे हुआ है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, है ना। लोग जिनका मन किया उनने अपने लोगों को अंदर बुलाया और उनसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब लोगों के द्वारा वोट देके कि लोग चुनेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो और वो जाके असेंबली बनाए। तो लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि आपने डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन करके मेंबर चुने और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरा था इसने रेस्ट्रिक्ट किया एडल्ट फ्रेंचाइज को, वॉज कन्फाइंड टू द एलाइट सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी एजुकेटेड एंड टैक्स पेयर। क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज कन्फाइंड टू द एलाइट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एजुकेटेड और टैक्स पेयर्स, जो मतलब जो थे उन लोगों को जगह नहीं दी गई, ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। दूसरा था अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स के अनुसार, क्रिटिक्स मतलब होता है जो आलोचना करते हैं, उनके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग कौन थे, हिंदू लोग थे उसमें, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, इनने क्या बोला, इनने एक कमेंट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। मतलब वो ये बोलना चाह रहा था जैसे कि अंग्रेजों का वो है फूट डालो शासन करो, ठीक है। तो वही ये बोल रहा था कि भैया एक ही कम्युनिटी के लोग इसमें प्रेजेंट है। एक क्रिटिक ये हो गया। दूसरा ये था कि कांग्रेस डोमिनेशन, मतलब ज़्यादातर यहाँ इसमें कांग्रेस के लोग हैं, बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। और वही बोल रहे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी। अगला क्रिटिक्स के अनुसार क्या हुआ था, ये एक लंबे समय का टू लुक अंडरली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ क्रिटिक्स ने बोला कि इनने काफ़ी लंबा समय ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत इतना बड़ा है, भारत में डाइवर्सिटीज़ है, इसलिए भारत का संविधान वन ऑफ द मोस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दिस कंसेप्ट जो नजरुद्दीन अहमद भाई थे हमारे, वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन कॉइन अ न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपको क्या होता है आंसर राइटिंग में आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिखा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे जो उसका मेन चीज़ है कि भैया उनने क्या प्रपोजल किए थे, क्या क्रिटिक्स थे। आखिरी में हम लिखते हैं कॉन्क्लूजन, जिसके मार्क्स मिलेंगे। विदाउट कॉन्क्लूजन नहीं मिलेगा आपको। कॉन्क्लूजन हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे ही एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कॉन्क्लूजन में क्या लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साउट टू address concern of every person irrespective of their social and कल्चर ओरिएंटेशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी लोग थे उनके द्वारा जो भी सजेशन दिए गए उन्हें अडॉप्ट किया गया, उन पर डिस्कशन किया गया, ना कि ये दिमाग में रखते हुए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, ये सब नहीं था, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम कॉन्क्लूजन एक पॉजिटिव नोट पर एंड कर रहे हैं। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तब उसे लगे एक
यूपीएससी एस्पिरेंट या एक आईएएस वो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, ना कि प्रॉब्लम देता है। तो आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसी के प्रकार आपका कंक्लूजन में सॉल्यूशन दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बोला कि भैया जितने भी बातें हुई वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड कल्चर ओरिएंटेशन। अगर कोई बंदा बता रहा है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये मुसलमान है हम इसकी बात नहीं करेंगे, कि ये दलित है हम इसकी बात नहीं रखेंगे। हमने उनके आइडिया को तजुर्बा दिया, ना कि उनके किस कल्चर से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। अगला 10 जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुड एवर come the limitation of having been elected by the restricted franchise। क्या बोल रहा है, उनने ओवरकम किया, मतलब क्या हुआ कि उनने जितने भी लोग थे उन लोगों ने मिलकर इस बात पे सहमति जताई, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उन्होंने ओवरकम किया लिमिटेशन ऑफ हैविंग बीइंग इलेक्टेड बाय द रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। कुछ उनने जो कम लोग थे उन चीज़ की कम लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ पे विचार किया, विमर्श किया, काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक एक्ट पे डिस्कशन हुआ, उसे मंजूरी दी गई, पास किया गया, तभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कंक्लूजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे इन जितना भी मैं अगर पीपीटी पढ़ा रहा हूँ, अतुल्य आर का क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, आप वहाँ पे जाके पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया ऑन December 13, 1946 में। ये देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन साइन किया जा रहा है, ठीक है। ये एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसके आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ओके। अगला चीज़ कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था क्या, उसने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ पॉइंट्स बताए गए, ठीक है, कि इसके आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। पहला था इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, मतलब भारत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। पिछले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसके प्रीएम्बल में कौन से टर्म्स थे, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक तो पहले से ही थे, और बाकी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दूसरे टर्म्स लाए गए थे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला गया कि रिजॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्रोक्लेमिंग इंडिया एज अ प्रीएम्बल इंडिया एज अन, हमने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया। प्रीएम्बल में क्या बोला गया कि प्रीएम्बल में हमने लिखा गया, आप देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व है ना, तो ऐसे हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या बोला गया, सॉवरेन है, रिपब्लिक है, रिपब्लिक जनतंत्र है, सॉवरेन है मतलब आज़ाद है, वो किसी भी दूसरे लोगों के नेशन के दबाव में आके इंडिया अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा। अगला है जस्टिस एंड राइट ऑफ फॉर पीपल, ठीक है। लोग मतलब बोलते हैं ना सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, सिक्योरिंग सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब प्रीएम्बल के कीवर्ड है, याद रखिएगा। फॉर पीपल एंड फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एक्सेट्रा, मतलब देखो फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। फॉर एग्जांपल आप इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिलाफ ने आपका कुछ बिगाड़ा हो, ठीक है, और आप कोर्ट गए हो और आप बहुत गरीब तबके से हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है तो जज उसको माफ़ी दे देगा और आपको सजा दे देगा, नहीं, हमको बोला गया ना इकोनॉमिक जस्टिस। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस हमको मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी, मतलब कोई भी गरीब हो या अमीर हो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, जान पहचान है जिसकी, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और एक व्यक्ति जो फुटपाथ पे रह रहा है और उसने कुछ गलत किया है ना, और तो वो जज के पास गया, तो जज ये नहीं बोल सकता कि यार ये तो बहुत अमीर व्यक्ति है और ये फुटपाथ पे रहता है तो इसको नहीं, वो अगर गलती उसकी है तो सज़ा उसको मिलेगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक में वही हो ना कि जरूरी नहीं कि पैसा वाला कुछ भी करेगा तो गरीब आदमी को सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है, हमें न्याय मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से, ठीक है। तो सेफगार्ड दिए गए हैं कुछ सेक्शंस को, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गए, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल पीपल, डिप्रेस्ड, मतलब
माइनॉरिटी में आते हैं बुद्धिज्म, जैन, सिख, है ना, मुस्लिम्स, ये सब कौन आते हैं, माइनॉरिटीज़ में आ गए। बैकवर्ड क्लासेस, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग है, SC ST OBC, इन सब लोगों को क्या दिया गया, सेफगार्ड दिया गया है हमारे भारत के संविधान में, ताकि इन लोगों को भी हमें आगे बढ़ाना है ना, इन लोगों को पीछे नहीं छोड़ना, इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है ना, इसलिए जॉब्स और एजुकेशन में इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। अगला है कि सिग्निफिकेंस क्या था, है ना, नेहरू ने इस एक मैसेज सेंड किया, इससे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाके, इसमें क्या हुआ कि हमने वी हैव रिजोल्व अटेम्प्ट टू डू, मतलब हमने सारे अटेम्प्ट को रिजोल्व कर लिया और हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शक्ति हम इंडियंस अपने में रखते हैं। प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि किस पे बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड था, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये इसे आइडेंटिफाई किया गया फंडामेंटल्स, मतलब मौलिक अधिकार के रूप में, कि विच वेयर, ये एक गाइडलाइंस थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, ठीक है। लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली जब भी मिलेगी इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। इस फंडामेंटल्स को फ्लैट फाउंडेशन अबाउट नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन and its constitutional unit, supremacy of the people as source of all power and authority, social justice to all, safeguard interest of minorities। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो फंडामेंटल्स है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसने फाउंडेशन रखा कि हम पावर्स को डिवाइड करेंगे सेंटर्स में, स्टेट में, हम सोशल सिक्योरिटी देंगे बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, है ना, और डिप्रेस क्लासेस को, माइनॉरिटीज़ को। इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगला था, अब भैया बन तो गया, ये आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लेंडियस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनेक्टमेंट इन्फोर्समेंट कब हुआ लागू, कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, इसे इनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसमें क्या था, प्रीएम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और एक प्रीएम्बल था, ठीक है। इसे हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। दूसरा जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फोर्स में कब हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है। इस डे को रिफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में डेट ऑफ इट्स कमिटमेंट, मतलब जो भी हमारा भारत का संविधान बना है उसे पावर में आई गई, एंड सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे के नाम से, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ काफ़ी मेहनत के साथ, और इससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संविधान भारत के अलग अलग डाइवर्सिटी कल्चर को लेकर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है। स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट, 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया, बाकी जगह भी फोर्स में ला सकते थे, क्यों किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ ए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी का। क्या है, इस तारीख को 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया। 1930 में 26 जनवरी में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए हमने 26 जनवरी को चुना ताकि हम हमारा भारत का संविधान लागू कर सकें और उसे फोर्स में ला सके, और थे ना। फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन दिसंबर 1929, क्या हुआ था, 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया गया और रिजोल्यूशन लाया गया था, कहाँ लाया गया था, लाहौर सेशन में लाया गया था, दिसंबर 1929 ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाया गया था, ठीक है। इसी से हमारा भारत का संविधान बना और लागू हो गया, ठीक है। अब ये कुछ है कि मेकिंग ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना, थोड़ा सा टाइमलाइन है 2 मिनट का, देख लीजिए। 1946 में पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने इलेक्ट किया इस प्रेसिडेंट। पहला भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद अगस्त 29 1947 एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उस है ना, इनको मिला के 7 लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। नवंबर 4 1947 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड। हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसे सबमिट कर दिया गया 4 नवंबर 1947 में। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्टिंग थी कंप्लीटेड हो गई, मतलब पूरा लिखना, क्या कहाँ से हमने किस किस कंट्री से बोरो किया, उन है ना, अपने खुद के कुछ एक्ट्स लिखे, सब मिला के एक ड्राफ्ट को कंप्लीट कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन, मतलब 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भारत का संविधान रखा गया और वहाँ पे जितने भी प्रेजेंटेड हमारे मेंबर्स थे उन लोगों ने साइन किया गया। और जैसे ही साइन किया इसका मतलब ये सब एग्री हुए, कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे भारत का संविधान बनाने के लिए और अभी तक 2000 अमेंडमेंट बिफोर इट वाज फाइनलाइज। इसको फाइनल करने से पहले 2000 अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। अमेंडमेंट को संशोधन कहते हैं, ठीक है। अब आप अगला वही चीज़ है कि ये भी प्रेजेंटेड फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू, आप इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस अभी तो हमको आज़ादी मिल गई, उससे पहले हमने देखा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कि हमारे जब से ब्रिटिश आई थी तब से उनने कौन कौन से लॉज पास करे, कौन कौन से एक्ट पास करे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमने 1935 देखा, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और अभी फाइनली हमने इंडिया को आज़ाद करवा दिया, भारत को संविधान दिला दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमारे पॉलिटी में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, DPSP क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता है, हम इनके डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है